नमस्कार, न्यू इंडिया लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ रूबी सिंह चौहान। शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर से। अफगानिस्तान में कल आए भयंकर भूकंप की वजह से भारी तबाही हुई है। समाचार एजेंसी एपी ने तालिबान प्रवक्ता के हवाले से बताया है कि भूकंप की वजह से देश में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, वहीं हजारों की संख्या में लोग घायल हैं। ताजा भूकंप देश में 2 दशकों में आए सबसे घातक भूकंपों में से एक है। देश के सूचना और संस्कृति मंत्रालय के प्रवक्ता अब्दुल वाहिद रेयान ने तत्काल मदद की अपील करते हुए बताया है कि भूकंप से लगभग 6 गांव नष्ट हो गए हैं और सैकड़ों नागरिक मलबे के नीचे दब गए हैं। उन्होंने कहा है कि देश में 465 घर जमींदोज हो गए हैं और 135 क्षतिग्रस्त हो गए हैं। भूकंप को लेकर संयुक्त राष्ट्र ने कहा है कि देश में हताहतों की संख्या अभी और बढ़ सकती है क्योंकि खोज और बचाव अभियान जारी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कुछ लोग ढही हुई इमारतों के नीचे फंसे हो सकते हैं। वहीं आपदा प्राधिकरण के प्रवक्ता मोहम्मद अब्दुल्ला जान ने बताया कि हेरात प्रांत के जेंडा जॉन जिले के 4 गांवों को भूकंप से सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कहा कि भूकंप का केंद्र हेरात शहर से लगभग 40 किलोमीटर उत्तर पश्चिमी में था। भूकंप के बाद 3 जबरदस्त झटके लगे जिनकी तीव्रता 6.3, 5.9 और 5.5 थी। इन झटकों के बाद हल्के झटके भी महसूस किए गए। अफगानिस्तान में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि उसने हताहतों को अस्पतालों तक पहुंचाने के लिए जेंडा जान में एम्बुलेंस कारें भेजी हैं। तालिबान ने स्थानीय संगठनों से अपील की है कि वो जल्द से जल्द भूकंप प्रभावित क्षेत्रों में पहुंचे ताकि घायलों को मदद मिल सके। हमें बेघरों को आश्रय देना है और जीवित बचे लोगों को भोजन पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को मलबे में फंसे लोगों को बचाने के लिए अपने सभी संसाधनों और सुविधाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में हेरात शहर में सैकड़ों लोग अपने घरों और कार्यालयों से बाहर सड़कों पर दिखाई दे। वहीं वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी.आर. चौधरी ने रविवार को प्रयागराज में वार्षिक वायुसेना दिवस परेड के दौरान भारतीय वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नौसेना द्वारा अपने औपनिवेशिक अतीत को छोड़कर ध्वज में बदलाव करने के 1 साल में अधिक समय बाद वायुसेना ने यह कदम उठाया। नया ध्वज 7 दशक पहले अपनाए गए पुराने ध्वज की जगह लेगा। रक्षा विभाग के जनसंपर्क अधिकारी ग्रुप कैप्टन समीर गंगाखेड़कर ने बताया कि रविवार 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस के अवसर पर परेड के दौरान वायुसेना प्रमुख वी.आर. चौधरी ने नए वायुसेना ध्वज का अनावरण किया। इस वर्ष वायुसेना अपनी स्थापना के 91वें वर्ष पूरे कर रही है, जिसके उपलक्ष्य में संगम क्षेत्र में एयर शो का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसमें चिनूक, चेतक, जगुआर, अपाचे और राफेल समेत कई विमान अपनी ताकत का प्रदर्शन करेंगे। वायुसेना ने कहा 8 अक्टूबर भारतीय वायुसेना के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में दर्ज किया जाएगा। इस ऐतिहासिक दिन पर वायुसेना प्रमुख ने वायुसेना के नए ध्वज का अनावरण किया। नए ध्वज में सबसे ऊपर दाएं कोने में भारतीय वायुसेना का चिन्ह होगा। आधिकारिक तौर पर 8 अक्टूबर 1932 को भारतीय वायुसेना की स्थापना की गई थी। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इसकी पेशेवर दक्षता और उपलब्धियों को देखते हुए मार्च 1945 में बल को रॉयल उपसर्ग से सम्मानित किया गया था, इसलिए ये रॉयल इंडियन एयरफोर्स बन गई थी। साल 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के बाद वायुसेना ने अपना रॉयल उपसर्ग हटा दिया था और ध्वज में संशोधन कर दिया था। विज्ञप्ति के मुताबिक अब ध्वज के ऊपरी दाएं कोने में फ्लाई साइड की ओर वायुसेना क्रेस्ट के शीर्ष पर राष्ट्र प्रतीक अशोक चिन्ह और उसके नीचे देवनागरी में सत्यमेव जयते शब्द लिखा है। अशोक चिन्ह के नीचे एक हिमालयी गरुड़ है जिसके पंख फैले हुए हैं और यह भारतीय वायुसेना के युद्ध कौशल को दर्शाता है। हल्के नीले रंग का एक वलय हिमालयी गरुड़ को घेरे हुए है जिस पर भारतीय वायुसेना लिखा है। भारतीय वायुसेना का आदर्श वाक्य नभ स्पर्श दीप्तम हिमालय गरुड़ के नीचे देवनागरी में सुनहरे अक्षरों में अंकित है, जिसे भगवत गीता के अध्याय 11 के श्लोक 24 से लिया गया है और इसका अर्थ है वैभव के साथ आकाश। वहीं इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जारी जंग के बीच एयर इंडिया ने इजराइल से अपनी उड़ानें रद्द कर दी हैं। एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि हमारे यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए इजराइल के तेल अवीव से एयर इंडिया की उड़ानें 14 अक्टूबर तक निलंबित रहेंगी। इस दौरान जितने भी लोगों ने कंफर्म बुकिंग करवाई थी उन सभी की हर संभव मदद की जाएगी। एयर इंडिया तेल अवीव के लिए हर हफ्ते 5 फ्लाइट संचालित करती है। इससे पहले शनिवार को भी नई दिल्ली से तेल अवीव के लिए उड़ान संख्या AI 139 और रिटर्न फ्लाइट AI 140 को रद्द कर दिया गया था।
शनिवार को हमास ने इजराइल पर हमला कर दिया था। तब से दोनों पक्षों में जंग जारी है। इस जंग में अब तक इजराइल में लगभग 300 लोगों की मौत हो चुकी है और करीब 1590 लोग घायल हैं। वहीं गाजा में भी 232 लोगों की मौत और 1790 लोग घायल हुए हैं। गाजा में मौजूद फिलिस्तीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पिछले 24 घंटे में 256 फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत हुई है, जिसमें 20 बच्चे भी शामिल हैं। इसके अलावा 1788 फिलिस्तीन घायल भी हुए हैं। वहीं हमास के हमले को लेकर इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने युद्ध की घोषणा की और कहा कि दुश्मनों को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। इजराइल की सेना के मुताबिक हमास के चरमपंथियों ने गाजा पट्टी से लगभग 2000 से अधिक रॉकेट दागे। इसके जवाब में सेना ने गाजा शहर के मध्य में स्थित एक टावर को ढेर कर दिया। इजराइल की सेना ने कहा कि हमास ने हवाई और समुद्री सीमा से 7 जगह से घुसपैठ की थी। इस बीच इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने कहा कि वो गाजा पट्टी को अपने कब्जे में लेना चाहती है। आईडीएफ के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट कर्नल रिचर्ड हेच ने कहा कि हमारा मकसद गाजा पट्टी पर नियंत्रण हासिल करना है। हमारे पास अगले 12 घंटों का टारगेट है। हम पूरे इलाके को काबू करके चरमपंथियों को ढेर करना चाहते हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नरेंद्र मोदी स्टेडियम को उड़ाने से जुड़े धमकी वाले ईमेल की जांच के दौरान मुंबई क्राइम ब्रांच ने पाया कि ईमेल प्रोटोन मेल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके भेजा गया था। इतना ही नहीं, इस प्लेटफॉर्म का सर्वर स्विट्जरलैंड में है। एक अधिकारी ने बताया कि स्विट्जरलैंड की ईमेल का प्लेटफॉर्म देने वाली एक कंपनी उसके यूजर की जानकारी साझा नहीं करती है। इस वजह से ईमेल कहां से आया, इसका पता लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। क्राइम ब्रांच के सूत्रों ने बताया कि इस ईमेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल पहले इस साल की शुरुआत में एक विदेशी चार्टर्ड विमान में बम होने की धमकी भरे ईमेल के लिए किया गया था, जिसके कारण जामनगर एयरपोर्ट पर उसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई थी। पहले घटना में 240 यात्रियों के साथ मॉस्को से गोवा जाने वाली एक चार्टर्ड फ्लाइट शामिल थी, जिसमें विमान में बम होने का झूठा दावा किया था, जिस कारण उस फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग उज्बेकिस्तान में कराई थी। इसी तरह कुछ दिनों बाद उसी विमान के बारे में एक और ईमेल आया था, जिसके कारण उसकी लैंडिंग गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग कराई थी। सूत्रों ने दावा किया है कि इस मामले में यूजर प्रोटोन मेल कस्टमर्स के सीक्रेसी की नीति का फायदा उठा रहे हैं और कई धमकी भरे ईमेल भेज रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक इस बार एएनआई को जो ईमेल मिला है, जिसे आगे की जांच के लिए मुंबई पुलिस को भेजा गया था, उसकी जांच के दौरान मुंबई पुलिस को पता चला कि ये ईमेल उसी प्रोटोन मेल प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर भेजा गया है और ये ईमेल आईडी ओसामा बिन लादेन हायर के नाम से रजिस्टर किया गया था। सूत्रों ने बताया कि जांच में पता चला कि भेजे गए इस ईमेल में 7 से 8 अधिक लेयर की सुरक्षा है और इसका डोमेन स्विट्जरलैंड में स्थित है। एजेंसी ने संबंधित सरकार से ईमेल आईडी के बारे में अधिक जानकारी साझा करने का अनुरोध किया है। इस धमकी भरे ईमेल में लिखा है, तुम्हारी सरकार से हमें 500 करोड़ और लॉरेंस बिश्नोई चाहिए, नहीं तो कल हम नरेंद्र मोदी के साथ नरेंद्र मोदी स्टेडियम भी उड़ा देंगे। हिंदुस्तान में सब कुछ बिकता है, कुछ खरीद लिया है, कितना भी सुरक्षित करो हमसे नहीं बचा पाओगे। अगर बात करनी है तो इस मेल पे ही बात। वहीं सीबीआई ने पश्चिम बंगाल में नागरिक निकायों द्वारा की गई भर्तियों में कथित अनियमितताओं से जुड़ी जांच के सिलसिले में रविवार सुबह कोलकाता में राज्य सरकार में मंत्री फिरहाद हकीम और तृणमूल कांग्रेस के विधायक मदन मित्रा के आवास पर छापेमारी की। अधिकारियों ने जानकारी दी, शहरी विकास और नगरपालिका मामलों के मंत्री हकीम कोलकाता के महापौर भी हैं। वो तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और पार्टी संगठन में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। अधिकारियों के मुताबिक सीबीआई अधिकारियों की एक टीम केंद्रीय बलों की एक बड़ी टुकड़ी के साथ दक्षिण कोलकाता के चेतला इलाके में हकीम के आवास पर पहुंची। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, सीबीआई के 2 अधिकारी हकीम से पूछताछ कर रहे हैं। सीबीआई टीम ने जैसे ही छापेमारी शुरू की, हकीम के समर्थक उनके आवास के बाहर जमा हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिया। सीबीआई के एक दल ने पूर्व मंत्री और उत्तर 24 परगना जिले के कमरहाटी से विधायक मित्रा के भवानीपुर इलाके में स्थित आवास पर छापेमारी की। मित्रा का घर चेतला में हकीम के आवास से करीब 3 किलोमीटर दूर है। हकीम और मित्रा दोनों को नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सीबीआई ने 2021 में गिरफ्तार किया था। मित्रा को शारदा चीट फंड घोटाला मामले में सीबीआई 2014 में भी गिरफ्तार कर चुकी है। इससे पहले बृहस्पतिवार को प्रवर्तन निदेशालय ने मामले की जांच के सिलसिले में खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रथिन घोष के आवास सहित कई स्थानों की तलाशी ली थी। केंद्रीय जांच एजेंसियों का आरोप है कि 2014 में 2018 के बीच राज्य के विभिन्न नागरिक निकायों ने पैसे के बदले में लगभग 1500 लोगों के अवैध रूप से नियुक्त किए। वहीं तीर्थ नगरी मथुरा के वृंदावन में शनिवार की दोपहर केंद्रीय राज्य मंत्री बीएल वर्मा बांके बिहारी मंदिर में दर्शन करने पहुंचे। उन्हें मंदिर के निकास द्वार पर सुरक्षा गार्ड प्रभारी ने रोका
तो मंत्री और बीजेपी कार्यकर्ताओं ने धक्का मुक्की की। इस दौरान पुलिसकर्मी भी मौजूद रहे। केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा और उनके साथ करीब आधा दर्जन से अधिक कार्यकर्ताओं और लोकल बीजेपी नेता मंदिर के निकास द्वार संख्या 1 से मंदिर में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। इसी समय गेट पर तैनात सुरक्षा गार्ड प्रभारी नीरज ठाकुर ने उन्हें रोक दिया। उन्हें मंदिर के प्रवेश द्वार संख्या 2 से मंदिर में जाने के लिए कहा गया, लेकिन मंत्री और कार्यकर्ताओं इसी गेट पे प्रवेश पर अड़ गए। वो गेट संख्या 1 से ही मंदिर में प्रवेश करने की जिद करने लगे। सुरक्षा गार्ड और पुलिसकर्मियों ने रोका तो कार्यकर्ता और सुरक्षा गार्ड के बीच धक्का मुक्की होने लगी। अंत में मंत्री को बांके बिहारी मंदिर के निकास द्वार से ही प्रवेश किया। यह घटना मंदिर की गेट संख्या 1 पर लगे CCTV में कैद हो गई। सुरक्षा गार्ड प्रभारी नीरज ठाकुर ने बताया कि पिछले वर्ष जन्माष्टमी की रात को 2 श्रद्धालुओं की मौत के बाद से मंदिर के प्रवेश द्वार और निकास द्वार निर्धारित किए गए हैं। मंदिर का गेट नंबर 1 निकास द्वार है। सभी को 2 और 3 नंबर गेट से ही मंदिर में प्रवेश दिया जाता है। इससे मंत्री को भी रोका गया। उन्हें भी 2 नंबर गेट से प्रवेश दिया जा रहा था, लेकिन वो नहीं माने, जबरन गेट नंबर 1 से ही मंदिर में प्रवेश किया। इस घटना का CCTV सामने आने के बाद से ही बीजेपी नेताओं का पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन किसी ने भी ऑन कैमरा बोलने से मना कर दिया। हालांकि फोन पर ऐसी किसी भी घटना से इंकार करा। वहीं मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस विधायक सचिन बिरला ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। सचिन बिरला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद विष्णुदत्त शर्मा और प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद की मौजूदगी में बीजेपी में शामिल हुए। सचिन बिरला को प्रदेश में अनोखा विधायक भी कहा जाता है, क्योंकि उनका विधानसभा में कांग्रेस और क्षेत्र में बीजेपी विधायक के रूप में जाना जाता है। सचिन बिरला ने साल 2020 में राज्य की 28 सीटों पर हुए उपचुनाव के दौरान बीजेपी का समर्थन किया था। सचिन बिरला वर्तमान में खरगोन जिले के बड़वा सीट विधायक है। साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस के टिकट पर लड़कर विधानसभा पहुंचे सचिन बिरला पिछले करीब 1 साल से पार्टी से दूर हैं। इनके बारे में कहा जाता है कि भले ही इन्होंने आज आधिकारिक रूप से बीजेपी का दामन थामा हो, लेकिन ये 1 साल पहले ही पार्टी में शामिल हो गए थे। सचिन बिरला ने बीजेपी से नजदीकियों के बावजूद कांग्रेस से इस्तीफा नहीं दिया। क्षेत्र में वो आज भी खुद को बीजेपी नेता बताते हैं। बिरला की बीजेपी से नजदीकियां किसी से छुपी नहीं है। इसको लेकर कांग्रेस ने दल बदल कानून के तहत उनकी विधानसभा सदस्यता खत्म करने के लिए आवेदन भी किया था, लेकिन इसका कोई हल नहीं निकला। कांग्रेस ये साबित नहीं कर पाई कि उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली है। कहा जाता है कि सचिन बिरला एकमात्र ऐसे विधायक हैं जो विधानसभा में 1 साल से ऑन रिकॉर्ड कांग्रेस के विधायक हैं। वो क्षेत्र में बीजेपी के कार्यक्रमों में शामिल होते रहते हैं। बड़ी बात यह है कि साल 2021 के बाद से सचिन बिरला मध्य प्रदेश के विधानसभा सत्रों में शामिल ही नहीं हुए। वहीं भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली बैटिंग के साथ अपनी जबरदस्त और चुस्त फील्डिंग के लिए भी काफी मशहूर हैं। अब वर्ल्ड कप 2023 में किंग कोहली ने बतौर फील्डर बड़ी उपलब्धि हासिल की है। विश्व कप में टीम इंडिया पहला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेल रही है, जिसमें एक कैच लेकर विराट कोहली भारत के लिए वर्ल्ड कप में बतौर फील्डर सबसे ज्यादा कैच लपकने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। कोहली ने पूर्व भारतीय दिग्गज अनिल कुंबले का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वनडे विश्व कप में विराट कोहली ने 15 कैच पूरे कर लिए हैं। कोहली ने विश्व कप का 15वां कैच मिचेल मार्श के रूप में लिया। बुमराह की गेंद पर स्लिप पर फील्डिंग करते हुए किंग कोहली ने बाईं और डाइव लगाते हुए शानदार कैच लपका। यह विश्व कप में बतौर फील्डर उनका 15वां कैच रहा। अब लिस्ट में पूर्व भारतीय अनिल कुंबले 14 मैच से दूसरे नंबर पर आ गए हैं। वहीं पूर्व दिग्गज कपिल देव और सचिन तेंदुलकर विश्व कप में 12-12 कैच के साथ लिस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर मौजूद है। लिस्ट में पूर्व भारतीय कप्तान अजहरुद्दीन और बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग ने 11-11 कैच के साथ 5वें और 6ठे स्थान पर हैं। टॉप 6 की लिस्ट में विराट कोहली के अलावा कोई भी मौजूदा खिलाड़ी शामिल नहीं। बता दें कि विराट कोहली अब तक अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर में कुल 306 कैच लपक चुके हैं। उन्होंने 110 कैच टेस्ट, 146 वनडे और 50 कैच T20 इंटरनेशनल क्रिकेट में पकड़े हैं। गौरतलब है कि कोहली 2008 से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेल रहे हैं। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल की एक विशाल शौर्य यात्रा निकाली गई। ये यात्रा आगरा जनपद से स्टार्ट होकर मथुरा पहुंची। मथुरा में सभी हिंदुओं ने इसका स्वागत किया और इसमें बढ़ चढ़कर भाग भी लिया। साथ ही हम आपको ये भी बता दें कि यह यात्रा हिंदुओं के शौर्य के प्रदर्शन के लिए निकाली गई थी, जिसमें भारी संख्या में सनातनियों भाग लिया। वहीं जब बात की गई विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी से, तो उन्होंने इसके विषय में कहा कि यह यात्रा तो पूरे देश में निकालनी चाहिए और सभी देशवासी हिंदुओं से यह अपील करनी चाहिए कि इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले। वहीं उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसमें 10 से 12 हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने भाग लिया और इस यात्रा को सफल बनाया। उनके द्वारा यह भी कहा गया कि इसमें और भी कई दल शामिल हुए, जिसकी शोभा अलग ही दिखाई दे रही थी। आप देख सकते हैं इस खास रिपोर्ट। बॉलीवुड की क्वीन कंगना रनौत स्टारर तेजस के टीजर ने बड़े पर्दे पर आने वाले एक्शन और रोमांच की झलक पेश की थी। इसने पूरे देश के दर्शकों के उत्साह को बढ़ा दिया था।
ऐसे में दर्शकों की दिलचस्पी को देखते हुए निर्माताओं ने घोषणा की थी कि वो फिल्म के ट्रेलर को 8 अक्टूबर 2023 को वायुसेना दिवस के अवसर पर ही रिलीज करेंगे। वो दिन आ गया है। निर्माताओं ने मोस्ट अवेटेड फिल्म के ट्रेलर को आज आखिरकार रिलीज कर दिया है। तेजस फिल्म के निर्माताओं ने आज वायुसेना दिवस पर ट्रेलर से पर्दा उठा दिया है, जिसमें कंगना रनौत को प्रखर जोश से भरे और शक्तिशाली वायुसेना पायलट तेजस गिल के किरदार में दिखाया है। हाई लेवल के साथ हवाई सीन्स के साथ ट्रेलर की शुरुआत हुई। दिल को जीतने वाले डायलॉग भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं, ट्रेलर ने शुरुआत से ही सनसनी मचा दी है। तेजस में अच्छी तरह से बनाए हुए साउंड ट्रैक और प्रभावशाली विजुअल इफेक्ट्स के साथ ट्रेलर एक विजुअल स्पेक्टिकल्स है जो दमदार डायलॉग्स के साथ देशभक्ति की भावना पैदा करता है। ट्रेलर में वीर वायुसेना पायलट के रूप में कंगना स्क्रीन पर राज करती नजर आ रही हैं। कंगना के चेहरे पर दिख रही गंभीरता और जंग के लिए एक्ट्रेस का जोश लोगों के दिलों में देश के लिए एक जज्बा जगाने वाला है। कंगना रनौत की यह फिल्म इसी साल 2023 में 27 अक्टूबर को रिलीज होने वाली है। ट्रेलर में भारतीय सेना का आतंकियों पर दमदार एक्शन दिखाया है। भारतीय वायुसेना के विमानों की गर्जना आसमान को चीर रही है। कंगना रनौत की फिल्म तेजस को RSVC ने बनाया है। सर्वेश मेवाड़ा द्वारा लिखित और निर्देशित और रोनी स्क्रूवाला द्वारा निर्मित यह फिल्म 27 अक्टूबर 2023 को सिनेमा घरों में धमाल मचाने के लिए तैयार है। इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे न्यू इंडिया लाइव।